सामाजिक अनुसंधान के लिए उपयोग में ली जाने वाली महत्वपूर्ण अध्ययन विधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, साक्षात्कार, इंटरव्यू का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के बारे में। क्वेश्चनर अध्ययन विधि का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एल बाउले ने एक उत्तम प्रश्नावली की कुछ विशेषताएं बताई हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या कम हो, तो ऐसी प्रश्नावली को हम एक अच्छी और उत्तम प्रश्नावली कह सकते हैं जिसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है। जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दिए जाते हैं उन्हें प्रश्नावली में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रश्नावली आकर्षक होती है। प्रश्न बहुत सरल और शीघ्र बोधगम्य हो। प्रश्नावली के अंतर्गत हम जो भी प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं वो प्रश्न सरल होने चाहिए ताकि वो उत्तरदाताओं को जल्दी से समझ में आ जाए। उनकी भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, जो उन्हें जल्दी से समझ में आ जाए। ऐसे प्रश्नों को हमें सम्मिलित करना चाहिए। प्रश्नों को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि उनका उत्तर देते समय उत्तरदाता पक्षपात से बचे। या हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नों की रचना इस प्रकार से की जाए कि उनका उत्तर देते समय पक्षपात से बचा जा सके। प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न अशिष्टतापूर्ण, दृढ़तापूर्ण और परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रश्न पारस्परिक त्रुटि करने वाले होने चाहिए। प्रश्न इस प्रकार के हो जिनसे इच्छित सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सके। बाउले के अलावा विद्वान एगल बर्नर ने भी प्रश्नावली के निर्माण करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए इसके बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार की सूचना संकलित करनी है, ये तय करने के लिए विषय की विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। इसके अलावा प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के सामने कुछ रिक्त स्थान जरूर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनका उत्तर देने में सूचनादाता को कोई आपत्ति हो। और प्रश्नों को तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जो प्रश्न हम प्रश्नावली के अंतर्गत बनाते हैं वे तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित और क्रमबद्ध होने चाहिए, ऐसा एगल बर्नर का मानना था। लंबे लंबे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए, अर्थात ये कहना चाहते थे कि जो प्रश्न बनाए गए हैं वे लंबे ना होकर छोटे हों, सरल हों, जो कि सूचनादाताओं को आसानी से समझ में आ जाए। प्रश्नावली यथासंभव संक्षिप्त होनी चाहिए। ज़्यादा प्रश्न बड़े नहीं होने चाहिए और ना ही प्रश्नावली बड़ी होनी चाहिए, बल्कि वह संक्षिप्त होनी चाहिए, जिससे कि हमें अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित कर सकें। प्रश्न सरल और सीधे होने चाहिए जिन्हें उत्तरदाता आसानी से समझ सके। प्रश्नों की भाषा का अध्ययनकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की भाषा सरल हो और स्पष्ट हो, जिससे कि प्रश्न उत्तरदाताओं को सरलता से समझ में आ जाए। प्रश्न उत्तरदाता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। प्रश्नों को बनाते समय उसके भौतिक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। या प्रश्नावली का आकार बहुत अधिक छोटा या बहुत अधिक बड़ा नहीं हो। कागज का रंग आकर्षक होना चाहिए। छपाई सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार से एल बाउले और एगल बर्नर ने एक अच्छी प्रश्नावली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई जो हमने पढ़ी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली की रचना। प्रश्नावली के द्वारा अनुसंधान की सफलता बहुत कुछ उसकी रचना और निर्माण विधि पर निर्भर करती है। क्योंकि प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के देता है, इसलिए प्रश्नावली को बनाने में अधिक सावधानी और सतर्कता होना ज़रूरी है।
वर्गीकरण में सुविधा हो, इस दृष्टि से भी प्रश्नावली को सरल और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए या प्रश्नावली की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। प्रश्नावली की रचना में हमें 3 महत्वपूर्ण बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अध्ययन की समस्या पर, प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति और शब्दावली पर, प्रश्नावली की बाहरी आकृति या भौतिक पक्ष पर। तो इसमें हम पहले वाले पॉइंट पर चर्चा करेंगे, अध्ययन की समस्या। प्रश्नावली विधि के द्वारा अध्ययन करने और प्रश्नों की रचना करने से यह आवश्यक है कि समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाए ताकि स्पष्ट हो जाए कि समस्या के किन पक्षों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी है और प्रश्न बनाने हैं। ऐसा करने से समस्या के किसी आवश्यक पक्ष के छूटने की संभावना नहीं रहेगी और साथ ही कम और अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में कम और अधिक प्रश्नों का बंटवारा भी कर लिया जाता है। दूसरा है विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभवों का प्रश्नों के निर्माण में उपयोग करना चाहिए, जिससे कि सभी प्रश्नों के सम्मिलित होने की संभावना रहे। विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का भी प्रश्नों के निर्माण में उपयोग करना चाहिए। विषय के विद्वान और मित्रों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले लोगों को भी प्रश्नों के निर्माण करने में सहयोग लिया जाना चाहिए। प्रश्नावली को बनाने से पहले क्षेत्र और सूचनादाता के विस्तार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्षेत्र बड़ा होने पर निर्देशन या सैंपल की संख्या तय कर लेनी चाहिए। प्रश्नावली के निर्माण के समय अध्ययन की इकाई को भी निश्चित और परिभाषित कर लेना चाहिए। इस प्रकार प्रश्नावली के निर्माण से पूर्व समस्या के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उससे संबंधित प्रश्न संपूर्ण प्रश्नावली में बिखेर देने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति और शब्दावली के बारे में। प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न को शामिल करने से पहले ही देखना चाहिए कि वह विषय के बारे में सूचना संकलित करने में कितना सहायक होगा। अनावश्यक प्रश्नों को सम्मिलित करने से समय, धन और श्रम तीनों का ही दुरुपयोग होता है। हमें प्रश्नों की आवश्यकता, प्रकृति, भाषा, सरलता, स्पष्टता और क्रम आदि को भी प्रश्नावली के निर्माण के समय ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नों के निर्माण के समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे प्रश्नों की स्पष्टता और विशिष्टता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्नावली को उत्तरदाता को बिना किसी प्रगणक की सहायता के स्वयं ही भरना होता है। इसलिए प्रश्न स्पष्ट और सरल होने चाहिए, जिन्हें उत्तरदाता उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में वे पूछे गए हैं। प्रश्नों में विशिष्ट और विभागीय शब्दों का और उनके संक्षिप्त रूप का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अप्रचलित, भावनात्मक, सापेक्षिक, दोषपूर्ण और बहुअर्थक शब्दों से बचा जाना चाहिए। तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अस्पष्ट प्रश्न भी नहीं किए जाने चाहिए, जैसे ये पूछना कि क्या आपको अच्छा वेतन मिलता है। इसके स्थान पर यह पूछा जाना चाहिए कि आपको कितना वेतन मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न विशिष्टता लिए हुए होने चाहिए। प्रश्नावली में सरल प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उन्हें समझ सके। यदि हम कठिन और अस्पष्ट प्रश्न बनाएंगे तो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इसे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर में सूचनादाता की सहायता के लिए उपस्थित नहीं होता है। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा देना भी ज़रूरी है। ऐसा न होने पर प्रत्येक उत्तरदाता इनका भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकता है और इनके उत्तर भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये प्रश्न करना कि आपके परिवार में प्रौढ़ व्यक्ति कितने हैं। इनके स्थान पर यह प्रश्न करना चाहिए कि आपके परिवार में अमुक आयु के व्यक्ति कितने हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनने चाहिए। उत्तम प्रश्न वे होते हैं जो सही और स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायक होते हैं। प्रश्न ऐसे हो जिनसे कि व्यक्ति सही स्थिति को छुपा नहीं सके। जैसे ये प्रश्न करना कि तुम आधुनिक शिक्षा के विरुद्ध क्यों हो।
अनुपयुक्त है। इसके स्थान पर हमें ये पूछना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा की कमियां क्या क्या हैं। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार के हों जिनका उत्तर संक्षिप्त और श्रेणीबद्ध रूप में प्राप्त किया जा सके। जैसे व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए यह प्रश्न किया जा सकता है कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। अविवाहित है, विवाहित है, तलाकशुदा है, पुनः विवाहित है, विधवा है, विधुर है। और उत्तरदाता को इनमें से किसी एक के आगे निशान लगाने के लिए निर्देश देना चाहिए। ऐसे प्रश्न पूरी तरह से श्रेणीबद्ध और समावेशी होते हैं जिनके उत्तर में कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। अधिक प्रश्नों वाली प्रश्नावलियों के भरकर लौट आने की संभावना कम होती है क्योंकि उन्हें भरने में उत्तरदाता ऊब महसूस करता है। लंबी प्रश्नावलियों में समय और धन भी अधिक खर्च होता है, इसलिए प्रश्नावली में केवल आवश्यक प्रश्नों को ही शामिल करना चाहिए, निरर्थक प्रश्नों को शामिल नहीं करना चाहिए। और प्रश्नावली का आकार छोटा होना चाहिए, प्रश्नों की संख्या भी कम होनी चाहिए। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए जिनकी गणना, वर्गीकरण और सारणीयन सरलता से किया जा सके। प्रश्नों के उत्तर हाँ और नहीं में होने पर अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। प्रश्नावली में सूचनादाता से जुड़े गुप्त सूचनाओं को जानने वाले प्रश्न शामिल नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह नहीं देना चाहेगा। जैसे किसी व्यक्ति से उसके व्यापारिक रहस्यों के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो वो गुप्त सूचनाएं होती हैं जिसका उत्तरदाता नहीं देना चाहेगा। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल भी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति के बारे में गहन सूचना प्राप्त करने वाले हों। इससे व्यक्ति के नाराज होने की संभावना रहती है। जैसे व्यक्ति से उसके पारिवारिक कलह के बारे में पूछा जाएगा या उसके पत्नी से संबंध है, रिश्वत आदि के बारे में प्रश्न किए जाएंगे तो इससे उत्तरदाता क्रोधित हो सकता है और ऐसी स्थिति में उत्तर पाने से हम वंचित रह सकते हैं। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए जो स्वयं उत्तरों की ओर संकेत करते हो। जैसे क्या तुम शिक्षित हो, क्या तुम बाल विवाह के पक्ष में हो। इन प्रश्नों के उत्तरों में पहले से ही सकारात्मक पक्ष मौजूद है जिनका उत्तरदाता कभी कभी समर्थन कर देता है। जहाँ तक संभव हो प्रश्नावली में तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो उनकी स्पष्ट परिभाषा और व्याख्या देनी चाहिए। जैसे यदि हम गरीबी, बेरोजगारी, अर्ध बेकारी, बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनकी पृथक से परिभाषा भी दी जानी चाहिए क्योंकि उत्तरदाताओं को इनकी सामान्य जानकारी नहीं होती है। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से नहीं होता, कल्पना से होता है। जैसे क्या तुम विश्व के धनाढ्य व्यक्ति बनना चाहते हो, तो इस प्रकार के काल्पनिक प्रश्नों को प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। प्रश्नावली में दकियानुसी, भावात्मक और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग से उत्तर में पक्षपात आने की संभावना रहती है। जैसे हम ये पूछते हैं कि क्या आप साम्यवादी हैं या क्या आप तानाशाही में विश्वास करते हैं, क्या आप प्रजातंत्र विरोधी हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक ही होंगे क्योंकि प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देने पर व्यक्ति को दकियानुसी करार दिए जाने का भय रहता है। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न नहीं होने चाहिए जो सूचनादाता पर व्यंग्य करते हों। ऐसी स्थिति में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं रहता। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए जो एक दूसरे की पुष्टि करते हों। ऐसे प्रश्नों से सूचनादाता द्वारा दिए जाने वाले अशुद्ध उत्तरों का पता लग जाता है और उन्हें ठीक किया जा सकता है। तीसरा है प्रश्नावली का बाहरी और भौतिक पक्ष कैसा होना चाहिए। प्रश्नावली की सफलता केवल प्रश्नों की भाषा और शब्दों पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि उसकी भौतिक बनावट पर भी निर्भर करती है क्योंकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता है। इसलिए सूचनादाता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नावली की भौतिक बनावट जैसे कि प्रश्नावली का कागज, उसका आकार, उसकी छपाई, उसका रूप रंग, लंबाई, ये सभी आकर्षक होने चाहिए। प्रश्नावली के भौतिक पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण बातों का
सूचना अध्ययनकर्ता को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उसका आकार कैसा है, साइज़। सामान्यतः प्रश्नावली बनाने के लिए कागज़ का आकार 8x12 अथवा 9x11 होना चाहिए, जिन्हें आसानी से मोड़कर हम लंबे लिफाफे में रख सकते हैं। लेकिन वर्तमान में छोटे आकार की प्रश्नावली, जो कि पोस्ट कार्ड साइज़ में होती है, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कम पेज की प्रश्नावली होने पर उसका डाक व्यय भी कम लगता है और उसके भरकर लौट आने की संभावना भी अधिक रहती है। लंबे आकार की प्रश्नावलियों को डाक के द्वारा भेजने पर फटने का डर भी बना रहता है। प्रश्नावली के लिए प्रयोग किया जाने वाला कागज भी कड़ा, चिकना, मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। खुरदरा और छींकने वाला कागज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक वो कागज़ रंगीन और ध्यान आकर्षित करने वाला हो। विभिन्न प्रकार के विषयों से जुड़े प्रश्नावलियों में भिन्न भिन्न रंगों के कागज़ का प्रयोग करने से उनकी छटाई आसान हो जाती है और कागज़ पतला होने पर डाक खर्च भी कम लगता है। प्रश्नावलियों को छपाया जा सकता है। छपाई स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। आकर्षक छपाई सूचनादाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। प्रश्नावली बहुत अधिक लंबी भी नहीं होनी चाहिए, जिसे भरने में उत्तरदाता ऊब जाए और निरस्ता महसूस करे। आधे घंटे में भरी जाने वाली प्रश्नावलियाँ उपयुक्त और सही मानी जाती है। प्रश्नावली का निर्माण करते समय बाईं ओर 3/8 एवं दाईं ओर 1/5 अथवा 1/6 हाशिए का छोड़ना आवश्यक है। इससे प्रश्नावली आकर्षक बन जाती है और आवश्यकता पड़ने पर हाशिए में टिप्पणी भी अंकित की जा सकती है। इससे कागज को पंच कर फाइल करने में भी सुविधा प्राप्त होती है। प्रश्नावली को छापते समय अक्षरों और प्रश्नों के बीच पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए ताकि उसे पढ़ने में सुविधा हो और मुक्त प्रश्नों के उत्तर लिखे जा सके। एक विषय से जुड़े सभी प्रश्नों को एक साथ क्रम में लिखा जाना चाहिए और यदि प्रश्नों की संख्या अधिक हो तो उन्हें व्यवस्थित करके अलग अलग समूहों में बांट देना चाहिए। प्रश्नावली में शीर्षक और उपशीर्षक, कॉलम और सारणियाँ ये सभी सही क्रम से छपे हुए होने चाहिए ताकि उनके संपादन में अधिक समय और धन नहीं लगाना पड़े। प्रश्नावली को बनाने के बाद उसका वास्तविक रूप में प्रयोग करने और डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजे जाने से पहले एक छोटे से निर्देशन क्षेत्र में उसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि प्रश्नावली में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे सुधारा जा सके। प्रश्नावली के निर्माण में चाहे कितनी ही सावधानी रखी जाए, चाहे कितने ही अनुभवी व्यक्ति एवं साहित्य का सहारा लिया जाए, फिर भी उसमें कमियों की संभावना होती ही है और कमियों की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि प्रश्नावलियों की पूर्व जांच कर ली जाए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि उत्तरदाता प्रश्नों को सही अर्थ में समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं और वे उनका क्या अर्थ लगाते हैं। प्रश्नावली की लंबाई, विषय वस्तु और भाषा शैली में किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। कई बार प्रश्नावलियों को बांटने के बाद उनकी त्रुटियों का पता चलता है। ये ज़रूरी है कि पहले से ही उसकी जांच कर ये देख लेना चाहिए कि उनके निर्माण और शब्दावली में कोई कमी नहीं हो। पूर्व जांच की प्रणाली कार्यविधि पर त्रुटियों को इसके पहले कि वे न्यून मात्रा में विश्वसनीय और प्रामाणिक जवाबों और उत्तरों के कम अनुपात में आने के रूप में भारी दंड थोपे निकालने का साधन उपलब्ध कराती है। पूर्व जांच आवश्यक रूप से एक परीक्षण और त्रुटि की प्रणाली है जिसमें सफल परीक्षणों की पुनरावृत्ति की जाती है और जब अंतिम रूप से प्रश्नावली अंतिम समूह को भेजी जाती है तो त्रुटियां निकल जाती है। पूर्व परीक्षण करने पर जो कमियां हमें ज्ञात हो उन्हें दूर करने के लिए प्रश्नावलियों में परिवर्तन और संशोधन करने चाहिए। यदि त्रुटियां बहुत अधिक हो तो प्रश्नावली का निर्माण करना चाहिए। पूर्व परीक्षण की उपयोगिता और लाभ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पूर्व परीक्षण से हमें ऐसे प्रश्नों का पता चल जाएगा जिनके उत्तर सूचनादाताओं को ज्ञात नहीं है और जिनके उत्तर में वे पता नहीं, मैं नहीं जानता आदि वाक्य लिखते हैं। इसी कमी को उपयुक्त प्रश्नों द्वारा दूर किया जा सकता है। इससे प्रश्नों की क्रम की कमी भी हमें ज्ञात हो जाती है। इसके अलावा प्रश्न के
उत्तरों में दिए हुए विकल्प यदि कम हैं तो उनका पता लग जाता है और आवश्यक विकल्प जोड़ दिए जाते हैं। हमें ऐसे प्रश्नों का भी पता लग जाता है जिनका उत्तर देना सूचनादाता जरूरी नहीं समझते और उत्तर के स्थान रिक्त ही छोड़ देते हैं। आवश्यकता से अधिक शर्तों और अनावश्यक आलोचनाओं को उकसाने वाले प्रश्नों का पता चल जाता है। अनावश्यक और असंबंधित प्रश्न पता चल जाते हैं। उत्तरदाता की क्षमता और उत्सुकता का बोध हो जाता है। प्रश्नावली की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बढ़ जाती है और सारणीकरण की दृष्टि से उपयुक्त शीर्षक और तथ्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप हम प्रत्युत्तरों की संख्या में भी वृद्धि होती है। पूर्व परीक्षण के लिए जरूरी है कि पहले प्रश्नावलियों को कम मात्रा में छपाया जाए। जिस क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है उसमें से एक छोटा निर्देशन समूह चुनकर उसे ही पूर्व परीक्षण के लिए प्रश्नावलियाँ भेजी जाए। पूर्व परीक्षण व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में किए जाए और सही प्रत्युत्तर न देने वाले प्रश्नों में संशोधन किया जाए या फिर उन प्रश्नों को हम छोड़ ही दें, वहाँ से हटा दें। इसके अलावा प्रश्नावली विधि के अंतर्गत सहगामी पत्र भी प्रयुक्त किया जाता है। पूर्व परीक्षण कर लेने और प्रश्नावली को अंतिम रूप देने के बाद प्रश्नावलियों को सूचना संकलन के लिए डाक द्वारा भेजा जाता है। इनके साथ अनुसंधान करने वाली संस्था या व्यक्ति द्वारा एक पत्र भी भेजा जाता है जिसे हम सहगामी पत्र कहते हैं। इस पत्र में सूचनादाता को अनुसंधान करने वाली संस्था का परिचय दिया जाता है और उसे अनुसंधान का विषय और उसके उद्देश्य बताए जाते हैं और प्रश्नावली को एक निश्चित समय में शीघ्र भरकर लौटाने के लिए प्रार्थना भी की जाती है। उत्तरदाता से कहा जाता है कि आपके सहयोग से ही अनुसंधान कार्य पूर्ण हो पाएगा। पत्र टाइप किया हुआ छपा हुआ हो सकता है और पत्र साफ साफ छपा हुआ और आकर्षक कागज़ में होना चाहिए जिससे कि उत्तरदाता आकर्षित हो सके। पत्र ही सूचनादाता और अनुसंधानकर्ताओं के बीच एक कड़ी का काम करता है, उन्हें एक दूसरे के निकट लाता है। पत्र का शीर्षक मोटे अक्षरों में हो जिसे पढ़कर सूचनादाता वस्तु स्थिति को समझ सके। पत्र की परिभाषा और शब्दावली का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए जिसे पढ़कर उत्तरदाता स्वयं ही सूचना देने को तैयार हो जाए। पत्र में यह भी लिखा जाए कि आपके द्वारा दी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी और उनका दुरुपयोग नहीं होगा और सार्वजनिक रूप से उन्हें प्रकाशित भी नहीं किया जाएगा। पत्र के अंत में उत्तरदाता के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया जाना चाहिए। पत्र छोटा, आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। शीघ्र जवाब पाने के लिए सहगामी पत्र के साथ टिकट सहित जवाबी लिफाफा भी भेजना चाहिए। इसका उत्तरदाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वह प्रश्नावली भरकर लौटाने के महत्व को समझ पाता है।